पिछले 18 वर्षों से हैदराबाद माइक्रोसॉफ्ट में कार्यरत हूँ। आज पहले सत्र में हम जब बात कर रहे थे हिंदी और कुछ जो चुनौतियों की हम बात कर रहे थे, रोजगार की समस्याएं हैं और इससे हम कैसे पार पा सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, तो उस समय हमने एक संक्षिप्त में चर्चा की थी कि कैसे हिंदी और रोजगार को आईटी के माध्यम से वापस कनेक्ट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है और कैसे इसे रोजगार का साधन बनाया जा सकता है। तो ऋषभ सर ने जो पहले सत्र में कहा कि सूरदास ने समराइज कर दिया और कबीरदास ने वो कह दिया, तो समरी तो वही जो हमने पहले सत्र में ही बात कर ली। अब ये है कि हम उसको थोड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। और नींद से बचने का सबसे सरल सहज तरीका वही है कि फिर हम इसको एक पक्षीय संवाद न करके इसको हम एक वार्तालाप बना लें कि आपके जो भी सवाल हो और उस पर हम चर्चा करें कि हम हिंदी और जो रोजगार और इसके बीच में जो एआई एक कनेक्टर है, इन तीनों को हम कैसे देखते हैं या इन तीनों के बारे में हम क्या कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं शिक्षक नहीं हूँ, तो ये बहुत कोई औपचारिक वक्तव्य नहीं है, हम इसको बहुत अनौपचारिक रख सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप लोग हर दिन एआई यूज कर रहे हैं? हर दिन सभी लोग कर रहे हैं, राइट? बहुत लोगों को अब थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन कुछ सालों पहले तक तो हम पूछते थे कि आप में से कितने लोग हैं जो हर दिन एआई यूज कर रहे हैं, तो उनको लगता था कि एआई कुछ अलग चीज़ होगी, अलग चीज़ है, शायद हम यूज नहीं कर रहे हैं अभी, लेकिन पेपर में तो रोज दिन छप रहा है, तो हमें पता है कि कुछ तो होता है, हमें नहीं पता कि ये क्या है। लेकिन आप में से जितने भी लोग, आई होप सबके पास जीमेल तो है ही, जीमेल का अकाउंट आप सब लोग ईमेल पे हैं, और अगर आप सब लोगों को थोड़ा आप कुछ साल पहले वापस जाएं तो आपको याद आएगा कि आपके जीमेल अकाउंट में जब भी आप हर दिन अपना ईमेल अकाउंट खोलते थे तो उसमें बहुत सारे मेल होते थे, 100-150, और उसमें से 2 ईमेल आपके काम के होते थे, बाकी सब जंक होता था। फिर हम उसको मैनुअली बैठ के सेलेक्ट करके डिलीट मारते थे कि भैया इसको ख़त्म करो। अचानक से पिछले कुछ सालों में एक जादू हुआ और उसके बाद आपने देखा कि वो जंक मेल गायब हो गए। और अब अगर आप ध्यान से वापस ईमेल पे जाके देखेंगे, अगर आपने ध्यान न दिया हो, तो वहाँ पे ऊपर में 3 फोल्डर बने हुए हैं। एक आपका है इनबॉक्स, एक है जहाँ पे सोशल मीडिया है, और एक है जहाँ पे स्पैम या प्रमोशनल या जो भी है। तो गूगल ने अब अपने आप डिसाइड कर लिया कि कौन सा ईमेल आपके काम की चीज़ है, कौन सा प्रमोशनल है, कौन सा सोशल मीडिया से। किसने बताया? आपने तो नहीं बताया, हमें से किसी ने नहीं बताया। उसको कैसे पता कि मेरा कौन सा ईमेल मेरे काम है? तो ये एक एआई का एग्जाम्पल है जहाँ पे हम आपके बिना बताए एआई हम यूज करते हैं ताकि हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, कैटेगराइज करें, और फिर आपके जो काम की चीज़ है आपको सिर्फ उतनी ही जानकारी रहे, आपका ईमेल क्लटर्ड ना हो। हम में से हर आदमी को कहीं भी जाना होता है, आप या तो उबर बुक करते हैं, और या तो अगर आप अपनी गाड़ी खुद चला रहे हैं तो आप एक लोकेशन डालते हैं कि मुझे इस जगह पे जाना है, और फिर मैप्स पे आपको वो डायरेक्शन दिखता है कि आप इधर से जाइए। वो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अगर आप सेम ही जगह पे हर दिन जाएं तो जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन वही रास्ता मिले, क्योंकि हर दिन वो एआई कैलकुलेट करता है। अगर मान लीजिए जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पर कोई एक्सीडेंट हुआ है और आज वो पूरी रेड है, और उसको लगता है कि आप इधर से जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, तो वो दूसरे दिन आपको एक ऑल्टरनेट रास्ता दिखाता है कि आप इधर से जाइए। वो रियल टाइम कन्वर्जन और रियल टाइम कैलकुलेशन है कि यहाँ से यहाँ आप इधर से जाएंगे तो कितना लगेगा, इधर से जाएंगे तो कितना लगेगा, और ये सब आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ हम हर दिन एआई के यूजर हैं, हम हर दिन उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बस हमें ये नहीं पता है कि अच्छा हम जो यूज कर रहे हैं वो वही है। पिछले कुछ सालों में जब से एक नया वर्ड लोगों ने सुना, चैट जीपीटी, तब से लोगों को लगा कि अच्छा ये एआई है। उससे पहले जो वो कर रहे थे उसको वो एआई मानने को तैयार नहीं थे।
लेकिन जब से लोगों ने सुना चैट जीपीटी, लोगों को लगा कि अच्छा ये कुछ तो एक नया है और यही एआई है। आप में से कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ किया है? लगभग कुछ लोगों ने तो यूज़ कर ही लिया होगा, नहीं यूज़ किया होगा, ठीक। बट अभी भी जो चैट जीपीटी का यूसेज है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, जो चैट जीपीटी कर सकता है और हम जो उसके साथ कर रहे हैं, वो 10% भी नहीं। क्योंकि अभी तक हमने क्या समझा है कि हम पहले सर्च इंजन पे जाके कुछ भी सर्च कर रहे थे, गूगल पे जाके खोज रहे थे, कुछ भी ढूंढ रहे थे, वो हमें एक डिटेल 10-20 लिंक दे रहा था, फिर हम उस लिंक को खोल के पढ़ते थे, फिर हम उसमें से अपने काम की मतलब की चीज़ें निकालते थे। हम चैट जीपीटी पे जाके कुछ पूछते हैं, उसका हमें बस वो एक ही जवाब मिलता है, हमें कोई लिंक नहीं मिलता, हमें कोई इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ता, तो हमारी लाइफ बहुत आसान है। हम में से 90% लोगों ने चैट जीपीटी बस इतने काम के लिए यूज किया है। कुछ लोग जो हम में से बहुत क्रिएटिव हैं, उन्होंने चैट जीपीटी पे जाके बोला होगा कि मुझे एक बिल्ली की फोटो बना के बताओ, तो उसने एक फोटो बना दी होगी, या इस तरह के हमने कुछ और चीज़ें की होंगी। लेकिन उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इससे कहीं कहीं बहुत अधिक है। ये ऐसा ही है, और रेवोल्यूशन जो एआई में चेंजेज आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये ऐसा ही है जैसे जब अब मैनुअल टाइपराइटर और ऑटोमेटिक टाइपराइटर के बीच में बहस चल रही थी कि मैनुअल वाला अच्छा है या ऑटोमेटिक वाला टाइपराइटर अच्छा है, और सडनली बीच में कंप्यूटर ने आके ये बहस ही खत्म कर दी कि भैया ना मैनुअल ना ऑटोमेटिक, ये दोनों खत्म, अब आज से कंप्यूटर। तो सडनली एआई बहुत ज़्यादा एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लेके आएगा, और जैसा मैंने पहले सत्र में भी कहा कि उसके बाद जो भाषा है और जो एआई का जो पावर है, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इस पे डिपेंड करेगा। वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि आपको कितना ज़्यादा आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा है। अगर आप उस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जिसको लोग समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है। आप किसी भी लैंग्वेज में बात कीजिए। भारत में आके अगर कोई फ्रेंच में बहुत अच्छा उपदेश देने लगे, तो हमारे लिए उसकी क्या वैल्यू एडिशन है, जब तक हम उसको ट्रांसलेट ना कर लें या जब तक हम उसको अपने हिसाब से ना समझ लें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सबने खान एकेडमी सुना होगा, आपने सबने खान एकेडमी के वीडियोस देखे होंगे। खान एकेडमी में वो हिंदी में पढ़ाते हैं, और आज उनकी रीच, उनके एप्लीकेशन पे लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा उनके रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, जो यूट्यूब पे इधर उधर खान एकेडमी देख रहे हैं। खान सर हाँ। तो 2 करोड़ लोग उनके रजिस्टर्ड यूजर हैं। अब आप सोचिए कि एक शिक्षक जो इतने मनोरंजक तरीके से पढ़ा रहा हो, जो इतनी जानकारियां दे रहा हो, जिसके पास 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हो, वो यूजर हर दिन उनके अगर वीडियो सुनने के 1 रुपये दे दें, पूरे दिन आप उनकी आर्काइव्स पूरे आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ 1 रुपया देना है पर डे। कौन नहीं हम में से देगा? 1 रुपये की बात है, आप दीजिए, और अच्छी मनोरंजक वीडियोस हैं, आप सुनिए। मेरा क्या गया? 1 रुपया। खान सर के पास कितने आए? 2 करोड़ रोज के। तो किस आईआईटी की नौकरी आपको 2 करोड़ रोज की सैलरी देगी? और ये सैलरी कहाँ से आई? ये हिंदी से आई। 2 करोड़ लोग जो खान सर को सुन रहे हैं, वो बिहार के तो नहीं है, वो यूपी के भी नहीं है, वो पूरे भारत में फैले हैं, भारत के बाहर के भी फैले हैं, जो लोग हिंदी समझते हैं, जो लोग हिंदी में उनकी वीडियो सुन रहे हैं। तो मैं इस रीच की बात कर रहा हूँ कि जब तक आप बाहर के लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ जो सारा गेम है अब वो वॉल्यूम का है। आज जिस रोजगार की हम बात कर रहे हैं, उस रोजगार में अगर आप पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो सारा खेल वॉल्यूम का है। आप चाहे बहुत अच्छे टीचर हों, आप लोगों को एकदम बिल्कुल आईआईटी क्लियर करा देने का मादा रखते हो, लेकिन आप कहें कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता, मैं अपने घर से बाहर नहीं जाता, मैं यहीं रहता हूं, आपके घर के 10 किलोमीटर के रेंज में जो बच्चे होंगे उतने ही आपसे पढ़ेंगे, उससे बाहर के तो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उससे थोड़े कम नॉलेज वाले भी शिक्षक हों, लेकिन आप कहें कि आपकी रीच ऑनलाइन है और आपने पूरा मैकेनिज्म सॉल्व कर लिया है, आपके पास एक पूरा इकोसिस्टम है कि आप कैसे पढ़ाएंगे, आप मटेरियल कैसे डिलीवर करेंगे, आप उसका एग्जामिनेशन कैसे लेंगे, आप उसका रिजल्ट कैसे बताएंगे, आप उनकी तैयारी कैसे कराएंगे,
अगर आपने ये सारा का सारा इकोसिस्टम ऑनलाइन डिफाइन कर लिया है, तो अब आपके पास पूरा भारत, पूरी दुनिया आपकी बाजार है। आप कहीं भी जाके अपनी बात कर सकते हैं, कहीं के लोग आपके पास आके रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब जो 10 किलोमीटर के रेडियस वाले सर पढ़ा रहे थे, उस सर को सक्सेसफुल होने के लिए पर कैंडिडेट 5,000 रुपया लेंगे, तब जाके उनको 20 कैंडिडेट चाहिए होंगे 1 लाख रुपया कमाने के लिए। आपके पास अगर 1 लाख लोग रजिस्टर करके और 1-1 रुपया दे दें महीने के, तो आपके पास 1 लाख का महीना। और 1 रुपया महीना आपको कौन नहीं देगा अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं। आप एक मीडियोकर टीचर भी हैं और आप कहें कि मेरे क्लासेज आप ज्वाइन कीजिए और हमको महीने में 1 रुपया दीजिए, तो ये सारा खेल जो है भविष्य में वॉल्यूम का है और इसको हमें समझने की जरूरत है। तो जिस रोजगार की हम बहुत चिंता कर रहे हैं, वो एक्चुअल इसका उल्टा है कि आज के समय में आईआईटी और बीटेक और वो सब करके, मैं आपको सिंपल सा डेटा देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट में या किसी भी दूसरी बड़ी कंपनियों में जब हम वैकेंसी निकालते हैं, एक वैकेंसी के अगेंस्ट लगभग 350 से 500 लोग अप्लाई करते हैं एक ओपनिंग के, ठीक है। इन 500 लोगों में से ऑन एन एवरेज 450 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बीटेक और बीटेक के बाद एमबीए दोनों किया होता है। सिर्फ बीटेक नहीं, बीटेक प्लस एमबीए 450 लोग 500 में से, ऑन एन एवरेज की मैं बात कर रहा हूं। कोई भी कंपनी 450 लोगों का इंटरव्यू भी नहीं कर सकती। तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अच्छा आपने कहाँ काम किया, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको जो हम देख रहे हैं उससे सिमिलर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई कंपनी 30 लोगों का इंटरव्यू करती है 500 में। इसका मतलब है कि बीटेक एमबीए करने के बाद भी आप इंटरव्यू तक के लिए नहीं बुलाए जा रहे हैं। तो हम किस रोजगार की बात कर रहे हैं, हम किस नौकरी की बात कर रहे हैं। तो अगर हम आज भी सिर्फ इस चीज पे डिपेंडेंट हैं, जो हमारी 2 पहले पीढ़ियां डिपेंडेंट थी कि आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, तो फिर हम बहुत गड़बड़ कर रहे हैं अपने साथ, हम न्याय नहीं कर रहे हैं। हम पहले सत्र में जो सर बात कर रहे थे कि क्या आपने योग्यता विकसित की है या आपने डिग्री हासिल की है। अगर आपने सिर्फ डिग्री ली है और आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तब फिर आप वही करेंगे, तब आप कहेंगे कि भाई मेरे पास एक एमए की डिग्री है, मुझे कहीं नौकरी दे दो। लेकिन अगर आपने वो योग्यता हासिल कर ली है, तो फिर तरीके हजार हैं जहां पे रह के आप किसी भी डिग्री वाले से ज्यादा पैसा बहुत आसानी से कमा सकते हैं, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। आज के समय में जब हम एआई की बात करते हैं, आप में से कितने लोगों ने अपने पढ़ाने के लिए एआई का यूज किया है कि इस कंटेंट को हम कैसे बेहतर डेवलप करें? किसने यूज किया है? नहीं किया है। आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं एआई में यूज करने के लिए। आप और कुछ भी ना करें, आप चैट जीपीटी पे जाइए, ठीक है, और चैट जीपीटी पे एक बहुत, जैसे पहले आप सुनते थे ना, आपने सुना होगा सिविल इंजीनियरिंग, आपने सुना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे इंजीनियरिंग आपने सुने होंगे। अभी एक नया टर्म है जो शायद आपने बहुत सुना होगा, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई कैसे बनाते हैं वो नहीं। आप पहले, याद है हमारे, आप सबने किया होगा कि पहले हमारे पास स्कूटर आता था, अभी वाले वो ईवी वाले जमाने से पहले वाले जब हम थे, आप सब लातूर से आते हैं, गांव से और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, मैंने तो एटलीस्ट अपने बचपन में बहुत किया है कि वो स्कूटर चलते चलते जब बंद होता था तो कोई आके ज्ञान देता था कि इसको थोड़ा तिरछा करो और टेढ़ा करके फिर स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोई लॉजिक से कोई लेना देना नहीं है कि स्कूटर के पार्ट्स कैसे बने हैं, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपने सीखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई को ये बताता है कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आंसर मुझे किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। अगर मैं सिंपल एआई को पूछूं कि भाई भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताओ, तो वो आंसर देगा, ठीक है। लेकिन इस सवाल में मैं उसको ये नहीं बता रहा हूं कि मैं टीचर हूं, मैं ऑलरेडी पीएचडी स्टूडेंट हूं, मैं कक्षा 3 का विद्यार्थी हूं।
समझ रहे हैं? अगर मेरा सवाल सेम है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताइए, लेकिन मैं जैसे ही उसको ये बता दूं कि मैं एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक हूं, मुझे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताइए, तब वो एक अलग जवाब देगा। मैं कहूं कि मैं कक्षा 3 का विद्यार्थी हूं, मुझे भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताइए, तो उसका जवाब बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि तब वो समझ रहा है कि आप एक बच्चे हैं, मुझे आपको आपकी भाषा में समझानी है जो आपको समझ में आए, उसका जवाब बिल्कुल अलग होगा। तो पहले हम जब गूगल पे सर्च कर रहे थे या पहले हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था। उसको आप जो सवाल पूछ रहे थे, वो चाहे 3 साल का बच्चा पूछ रहा हो या 30 साल का या 90 साल का, उसका आंसर सेम। अभी एआई में हम कह रहे हैं कि अगर आप उसको प्रॉम्प्ट में ये बताते हैं कि आप कौन हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको एक जवाब देना शुरू करता है, ताकि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, जिस विषय को भी पढ़ाने जा रहे हैं, आप ChatGPT में जाके पूछ सकते हैं कि मैं इस विषय की शिक्षक शिक्षिका हूँ, मुझे ये पढ़ाने के लिए क्या आप 2-4 उदाहरण दे सकते हैं, पढ़ जाए। तो ChatGPT आपको किताब से अलग एक पूरा का पूरा लिस्ट दे सकता है कि हाँ, आप बच्चों को समझाने के लिए ये उदाहरण यूज कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। आप पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है, वो जब आप पढ़ा लें, तो आप ChatGPT को कह सकते हैं कि मुझे इनका इवैल्यूएशन करने के लिए आप मुझे क्वेश्चन जनरेट करके दे दें, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन हो, जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो। तो ChatGPT आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन जनरेट कर देगा। वो क्वेश्चन जब बच्चे लिख के ले आए, तो आपको ये भी नहीं करना है कि मैं बैठ के इसको जांचेगा, इवैल्यूएट भी वही करेगा। आप उसको बस उसका फोटो खींच के ChatGPT पर अपलोड कीजिए, बोलिए इसको इवैल्यूएट करके नंबर बताओ, इसको कितने नंबर मिले, तो आपको कॉपी भी नहीं जांचनी, वो खुद ब खुद कॉपी भी जांच देगा, उसके नंबर भी दे देगा, आपको बता देगा कि इसके नंबर इतने आए। उसके बाद आप ChatGPT को कहिए कि भैया ये सारे 50 मेरे विद्यार्थी हैं, इसका एक टैबुलर स्ट्रक्चर में सारे नंबर बना दो, जो हम जाके अपने बोर्ड पे टांग देंगे, तुम्हें इतने नंबर आए। तो अब एज ए टीचर आपने क्या किया? कोर्स मटेरियल ChatGPT ने बनाया, क्या एग्जाम्पल पढ़ाने हैं आपको वो उसने बताया, क्वेश्चन उसने बनाए, इवैल्यूएशन उसने किया, नंबर कंपाइल करके उसने दे दिया। आपकी लाइफ तो इजी हो गई, और बच्चे को वो ज़्यादा समझ में आएगा, बिकॉज ChatGPT के पास वो नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है कि वो आपको सही एग्जाम्पल दे सकता है कि आप ये पढ़ाइए। दूसरी चीज़ अब ये कर सकता है कि चूंकि ChatGPT ने आपके पूरे बच्चों को जांचा है, अब आप उसको कह सकते हैं कि मेरे क्लास के बच्चों को कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो बताओ, तो वो आपको फिर बता भी देगा कि आपके क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये 10 टॉपिक समझ में नहीं आया, क्योंकि वो सबने गलत किया है या उसके स्कोर सबसे कम है। तो फिर आप उसी को पूछिए कि ठीक है, फिर ये 10 टॉपिक समझाने के लिए तो मुझे एक अलग से चैप्टर बना के दो। तो आप देख रहे हैं, बेसिकली अगर आप स्ट्रक्चर वाइज फॉलो करते जाएं एआई को, तो पढ़ाने में जो आपके काम है वो तो बहुत इजी हो जाएगी और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस उसको सही सवाल पूछना। और हम ChatGPT इन चीज़ों के लिए अभी यूज़ नहीं कर रहे। हमको लगता है कि अगर किसी ने कुछ लिख के दिया है तो हमको बैठ के उसको मैनुअली जांचना है, नहीं जरूरत। आप अपलोड कीजिए, वो चेक करके आपको बता देगा क्या सही है क्या गलत। तो वो बहुत आसान है आपके लिए। आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अगर आपको उसमें कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, आप ChatGPT को कहिए कि तुम मुझे इसका एक फोटो में कन्वर्ट करके दे दो, या मुझे इसका एक एनिमेटेड वीडियो दे दो। आप हार्ट पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा कि हार्ट फंक्शन करता कैसे है, मैं एआई को कहता हूं कि तुम मुझे इसका एक एनिमेटेड वीडियो बना के दो और फिर मुझे समझाओ कि अच्छा ये दिखता हार्ट कैसे है, ये काम कैसे करता है, ये पंप कैसे होता है, इसमें ब्लड कैसे जाता है। तो वो पूरी चीज़ का आपको एनिमेटेड वीडियो बना के दे देगा। उसके बाद आप उसको समझाइए, आप उसको हिंदी में समझाइए, आप उसको जिस भाषा में कहिए वो उसी भाषा में वीडियो बना के दे देंगे। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया ना कि आप अपनी बातें जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। हम जिस खान एकेडमी की बात कर रहे हैं, वहाँ के वीडियोस क्यों फेमस है? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाते हैं, फिर उसको बहुत सरल हिंदी में ऐसे समझाते हैं कि वो किसी भी आदमी को, वो चाहे, और उनके जो सब्सक्राइबर है, ऐसा नहीं है कि उसमें सारे बहुत विद्यार्थी और UPSC वाले हैं, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनमें किसी को कोई एग्जाम नहीं देना है, वो सारे एजेड हैं, बुढ़े लोग हैं, लेकिन क्योंकि उनको वो चीज़ें सुनने में मजा आ रहा है, उनको लग रहा है कि अरे वाह ये तो मतलब अच्छी चीज़ है,
लोकोमोटिव ट्रेन कैसे चलती है, उससे मुझे क्या लेना देना है, लेकिन वो जिस तरीके से समझाते हैं लोगों को बड़ा मजा आता है। अच्छा लोकोमोटिव ट्रेन कैसे चलती है जरा हम ये भी जान लें। तो जब आप उस हिसाब से लोगों के पास पहुंचना शुरू करेंगे तो फिर चीजें बदलनी शुरू होंगी, और उसके बाद हम जिस रोजगार की चिंता कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं रहेगी। और अगर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप चाहें या ना चाहें, चीजें बदल रही हैं आपके इन एंड अराउंड, आप उसको कंट्रोल नहीं कर रहे। अब आपके पास दो ही तरीका है, या तो आप पीछे छूट जाए, रिटायर होकर घर बैठ जाए, और या तो आप इस ट्रेन में चढ़े। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो नहीं करना। जिन लोगों ने कहा कि मुझे टाइपराइटर बहुत पसंद है और मैं तो बस यही टाइप करूंगा, मुझे कंप्यूटर नहीं सीखना है, वो आज सबके सब घर बैठ गए। आज आप अगर आपको ये इच्छा हो कि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है जिसको मुझे टाइपिस्ट से टाइप कराना है, आपके लिए आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है, क्योंकि टाइपराइटर ढूंढने के लिए अब शायद कचहरी में भी वो जहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस होता होगा तो वहां भी न मिले। अब तो स्पीच टू टेक्स्ट करके खुद ही हाँ, तो मोबाइल पे कर रहे हैं बैठे हुए। तो टाइपराइटर की तो अब आप मतलब आज के डेट में अगर आप करना भी चाहें नहीं आता हमें टाइपिंग तो भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब तो टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बोलिए वो टाइप कर लेगा, वो भी दिक्कत है। आप बोलिए भी मत, आप ChatGPT में जाके सिर्फ ये बताइए कि अभी हम पत्र लेखन की बात कर रहे हैं। भाई हम क्यों पत्र लेखन सीखे? आजकल के बच्चे वो भी तो पूछ रहे हैं कि पत्र लिखना हम क्यों सीखे, हम किसको चिट्ठी लिख रहे हैं? पिछले 20 साल में आपने किसको चिट्ठी लिखा? जब हमने चिट्ठी नहीं लिखी, मेरे दादाजी पोस्ट ऑफिस से एक बार में 100 पोस्ट कार्ड मंगवाते थे, और वो हर दिन 4-5 पोस्ट कार्ड ऐसे ही लिखते रहते थे अपने रिश्तेदारों को। हमने तो अपने जीवन में किसी को लिखा नहीं। अब वो हम पत्र लिखना सीख भी लें तो हम पत्र लिखें किसको? जिसको लिखना है उसको व्हाट्सएप पे लिख तो रहे हैं हर दिन। इधर हमने सेंड बटन किया, उधर ब्लू टिक आया, पहुंच गया। वो बेचारा पोस्ट ऑफिस वाला पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। और अगर पत्र लेखन मुझे करना ही है तो मैं ChatGPT में जाऊंगा, उसको बोलूंगा भाई मेरे लिए चिट्ठी लिख, वो लिख देगा और बढ़िया लिखेगा। आप जैसा पत्र लिखन करेंगे उससे तो बढ़िया ही लिख देगा वो। तो आजकल के बच्चों को लेकिन हमें बताना आना चाहिए उसे क्या कहना बताना आना चाहिए। मैं वही कहता हूँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। खत लिख दे समरिया के नाम बाबू। बस तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जिसकी हम बात कर रहे थे, ये चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। आज मेरे बच्चे, मैं जब उनको कहता हूँ कि भाई हम लोग जब पढ़ते थे तो 20 तक का पहाड़ा हमें याद रहता था, तुम्हें क्यों नहीं याद है? तो बोलता मैं क्यों याद करूँ, टेबल मुझे जब जरूरत होगी वो है ना बताने के लिए। तो जो चीजें मेरे पास रेडिली अवेलेबल है आपके दिमाग में, जैसे हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है ना, कि हम कहते हैं कि 1 TB का हार्ड डिस्क, तो 1 TB में आप कुछ ही जानकारी जमा कर सकते हैं। जैसे ही वो भर जाएगा उसके बाद आप कुछ नहीं रख सकते। अब के बच्चे कहते हैं भाई आपके जमाने में और कुछ रखने के लिए नहीं था, तो आप 20 तक का पढ़ा याद करके उसको भर रहे थे। हमारे जमाने में AI है, हमारे जमाने में दुनिया भर की चीजें हैं, तो हम उसको रखें ना, हम आपकी 20 तक का पढ़ा क्यों रखें? लेकिन इसमें अपने दिमाग का इस्तेमाल बच्चे नहीं कर रहे, ये बिल्कुल बड़ी एब्सोल्युटली। अब मैं उस पर आता हूँ। हाँ, तो अब मैं उस पर आता हूँ कि ये जो हम कहते हैं ना कि बच्चे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये तो AI से पहले भी ये प्रॉब्लम थी। आप जब बचपन में थी तो आपको पहले फोन में कितने फोन नंबर याद थे? सारे रिश्तेदारों के नंबर तो याद थे, बुआ, मामा, चाचा, सबके नंबर याद थे। आज मैं आपको कहूं मुझे 10 फोन नंबर बता। अरे अपना खुद का नहीं याद रहता जी। मेरे अपने नंबर के अलावा मुझे मेरी बीवी का नंबर भी याद है। तो ये तो AI ने नहीं बिगाड़ा, ये तो AI आने से पहले हुआ था। तो तब आप ब्रेन क्यों नहीं यूज कर रहे थे? लेकिन हम निबंध पत्र वगैरह लिखते थे ना। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप चाहें ना चाहें, चीजें बदल रही है ना, आपके साथ भी बदली। आपको फोन नंबर क्यों नहीं याद है? 10 नंबर भी याद है, किसी को नहीं याद है, उनमें से किसी को याद है। तो ये तो हम सबके साथ हुआ है, और ये AI ने तो नहीं बदला है ना। ये फोन आया, आपके पास सुविधा हो गई कि अब मैं जब चाहूं वो नंबर देख सकता हूं, तो हमने याद करना बंद कर दिया। मुझे ऐसा लगता है सर, तो आज भी आपका दिमाग लगा रहा है। जैसे कि पहले हम क्या करते थे कि उसे रिसाइट कर लेते थे जी, लेकिन आज रिसाइट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसे जो AI को इंटीमेशन देना है, हाँ, वही उसका दिमाग है। बिल्कुल। तो अभी हम दिमाग लगाते हैं, अलग तरीके से लगाते हैं। आज के जमाने में आप वो नंबर मेमोराइज नहीं कर रहे, लेकिन आपका दिमाग इस चीज में लग रहा है कि हम उसको इजी डिस्कवरी कैसे हो। आपके फोन में जो 1000 चीजें जमा हैं, उनमें से अगर आपको कुछ ढूंढना है
तो मैं कैसे क्विकली उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचूं और कितनी जल्दी मैं उसको ढूंढ सकूं। कि मेरा ब्रेन अभी उस पर काम कर रहा है, मेरा ब्रेन स्टोरेज पे काम नहीं कर रहा है, मेरा ब्रेन डिस्कवरी पे काम कर रहा है कि कितनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव करें ताकि वो मेरे काम आ सके। तो वो चीजें बदल रही, मैं जिस बदलाव की बात कर रहा हूँ, आप सब ने पहले अपने बचपन में वो कोडक और फूजी फिल्म वाली फोटो खींची होगी। हम रोल लगाते थे, हम फोटो खींचते थे, फिर हम उसको जाके वो निगेटिव बनाओ, फिर उसको छापो। उसके बाद अचानक से वो आया एक डिजिटल कैमरा और वो सारे फूजी फिल्म और सारे कोडक गायब हो गए। जो कंपनियां वो रील बना रही थी उनको यही लगा था कि भाई ये डिजिटल फोटोग्राफी जो है ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए, जो आम लोग हैं, जो कॉमन लोग जनता है, वो तो यही करेगी, वो तो रील ही खरीदेगी और वो ऐसे ही फोटो बनाएगी। इसलिए कोडक, जिस कंपनी का 80% मार्केट शेयर था बाजार में, कोडक ने डिजिटल कैमरा नहीं बनाया। उसने कहा कि भाई लोग तो यही यूज करेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, 80% मार्केट में हमारा मोनोपोली है, हम नहीं बदलेंगे। नतीजा क्या हुआ? कोडक को आज लोग याद भी नहीं करते। आज के जनरेशन को आप पूछ लीजिए कोडक, तो बोलेंगे कौन सी कंपनी, जबकि हमारे समय में कोडक किंग थी। और ऐसा बहुत सारी कंपनीज के साथ हुआ है जो वक्त के साथ नहीं बदले। नोकिया फोन क्लासिक एग्जांपल है। हम में से सबने जब फोन किया था तो हम पूरे टाइम बैठ के, एक ही गेम होता था स्नेक, हम सबने बैठ के वो सांप की पूंछ बढ़ाई है। तो जब ये स्मार्टफोन आया तो नोकिया 80% मार्केट पे रूल कर रहा था और नोकिया ने भी वही गलती की। नोकिया ने कहा कि ये स्मार्टफोन उनके लिए है जिनको ऑफिस में जाके ईमेल भेजना है। बाकी जो 80 करोड़ 90 करोड़ जनता है जिनके लिए फोन का मतलब फोन है, तो उनके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। तो हमको स्मार्टफोन क्यों बनाना है? हम 100 में से 80 लोग अगर हमारे पास हैं, 20 लोग नहीं है, तो जाने दो, ये 20 लोग हमें नहीं चाहिए। हम 80 लोगों पे फोकस करेंगे। और नतीजा हुआ कि नोकिया को आज अपना पूरी बोरिया बिस्तरा गोल करके माइक्रोसॉफ्ट को बेच के निकल जाना पड़ा। तो अगर हम वक्त के साथ नहीं बदल रहे हैं तो ये चेंजेज हमारी आंखों के सामने हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। आप जब अपने गांव में थे, याद करिए अपने बचपन में, अगर जो आपका जो चौक रहा होगा, उस चौक पे साइकिल के पंचर बनाने वाले कितने दुकान थे और मोटरसाइकिल का पंचर बनाने वाला कितना दुकान था? अगर एक दुकान मोटरसाइकिल का पंचर बना रहा होगा आपके बचपन में, तो 10 दुकान साइकिल के पंचर बना रहा है। आज आप साइकिल का पंचर बनाने जाइए कितने दुकान? रिवर्स हो गया देखते देखते। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपका सेगमेंट चेंज हो गया। आज साइकिल पे चढ़ने वाले लोग ही नहीं बचे। हमारे टाइम पे हर चौक पे साइकिल के वो कोई रबर बनाने वाला, कोई ऐनक लगाने वाला, दुनिया भर के एक्सेसरीज मिलते थे जिससे हम साइकिल सजाते थे और फिर लेके चलते थे। आज आप साइकिल का कोई एक्सेसरीज ढूंढ के बता दीजिए मुझे, कौन बेच रहा है? तो ये जो चेंजेज हैं वो हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है कि या तो हम इसको अडॉप्ट करें, या तो हम कहें कि ठीक है हम इसको फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और या तो हम कहें कि ठीक है भाई हमसे नहीं होने वाला। मैं फिर से कहता हूं कि जब हम बदलाव की बात करते हैं तो आप में से किसी को कोडिंग नहीं सीखनी, आप में से किसी को यह नहीं सीखना कि एआई को बनाते कैसे हैं, आपको एआई यूज करना आना चाहिए। जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, आज हम कार चलाते हैं, तो वो कार कैसे बनी है ये तो आप नहीं सीख रहे हैं ना, लेकिन उस कार को चलाते कैसे हैं आपको आता है। तो एआई के साथ भी वही है। एआई बनाने के लिए हम जैसे लोग बैठे हैं, लेकिन अगर आपको एआई यूज करना नहीं आता तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म के फील्ड में हैं तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उस चीज को सीखें, उसको अडॉप्ट करें। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारे यूज केसेज हैं जो हम कर सकते हैं और भविष्य में ये चीजें बहुत बढ़ेंगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं कि आपके लिए चीजें बदल कैसे सकती हैं। आज के समय में लेट्स से कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और आप कहते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया और मुझे इसको बेचना है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसके लिए कहीं तो बाजार ढूंढेंगे। आप या तो कहेंगे कि चलिए ठीक है मैं एक दुकान खोल लेते हैं, दुकान से बेचते हैं, और या तो आप कहेंगे कि मैं ऑनलाइन बेच लेती हूँ, हम अमेजोन पे जाके अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं, फिर वो बिके ना बिके उसका जो भी करना है वो कर लेंगे।
धीरे धीरे जो सिचुएशंस चेंज हो रही हैं एआई में, उसमें सपोज आपने कहा कि दोस्त एक काम करते हैं कि एक पेन बनाते हैं, इस पेन के लिए मुझे एक बढ़िया सा डिजाइन बताओ कि हम कैसा पेन बना सकते हैं, या इस पेन में क्या फीचर होने चाहिए जो हमारे मार्केट से हमको अलग करके रख सकें। तो एआई आपको प्रोडक्ट भी बता देगा कि मार्केट में ये पेन है, इसमें ये फीचर है, अगर आप इसमें ये ऐड कर दें तो आपका प्रोडक्ट यूनिक हो जाएगा। उसके बाद आप कहें कि ठीक है, इसकी पैकेजिंग के लिए मुझे एक बढ़िया सा इसका एक रैपर बना के दे दो, तो वो आपको उसका एक रैपर बना देगा। आप उसको पूछें कि इसकी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितने प्राइस पे ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा, तो वो आपको वो उसका प्राइस बता देगा कि इस प्राइस रेंज पे आप काम कर सकते हैं। उसके बाद एआई में आज के समय में एक टर्म है एजेंटिक एआई, जो अभी नया अभी आप सुनेंगे धीरे धीरे आने वाले टर्म में। एजेंटिक एआई क्या करता है कि वो आपके बिहाफ पे डिसीजन लेना शुरू करता है। आप उसको ऑथराइज कर दीजिए कि आप मेरे बिहाफ पे डिसीजन लीजिए। अब वो क्या करेगा कि मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपने लिस्ट कर दिया, आपके प्रोडक्ट के लिए उसने बढ़िया सा कवर बना दिया, उसके पोस्टर बना दिए, उसकी प्राइसिंग बना दी, उसका सब कुछ कर दिया। अब एजेंटिक एआई क्या करेगा कि आपके प्रोडक्ट के लिए एक ऐड बनाएगा, पोस्टर, जिसमें कहेगा कि हम 10% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, आप आके खरीदिए। उसके बाद वो उसका इवैल्यूएशन करेगा कि 10% डिस्काउंट पे हमारा प्रॉफिट कितना है और कितने हमें ऑर्डर मिले। अगर उसको लगेगा कि ये ऑर्डर ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो वो डिस्काउंट बढ़ा देगा, 20% कर देगा। फिर देखेगा कि अच्छा अब हमारे पास ऑर्डर आए या नहीं आए। तो आपके बिहाफ पे, क्योंकि उसको पता है कि आपका ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, अगर 5 रुपये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है तो एआई को पता है कि अगर मैं 7 रुपये से ऊपर बेच रहा हूं तो आप प्रॉफिट में। अब आपको डिसाइड नहीं करना है कि 7 पे बेचना है या 8 पे बेचना है या 12 पे बेचना है। अगर एआई को लगता है कि आज मार्केट बहुत हॉट है, 15 रुपये में बिकेगा, तो प्राइस बढ़ा के 15 कर देगा। तो अब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने एक बार प्रोडक्ट एआई बनाया, डिजाइन किया, लिस्ट कर दिया, उसके बाद आप खाट पे जाके सो गए। अब आपके बिहाफ पे एजेंटिक एआई बात कर रहा है अमेजोन के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, वो आपकी स्ट्रैटेजी बना रहा है, वो आपकी प्राइसिंग डिटेक्ट कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, वो सेल कर रहा है। आपको सिर्फ डिस्पैच करना है कि आपके अकाउंट में जैसे ही पैसा आया आप उसको क्लियर कर दो, बात खत्म। और ये एजेंटिक एआई देखते देखते हर चीज में, एजुकेशन से लेके, आपके पास फ्रिज है, आज हम फ्रिज इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन कल को आप जब फ्रिज आपके घर में आके इंस्टॉल होगा तो वो आपसे क्रेडिट कार्ड का नंबर मांग लेगा। आप उसको एक क्रेडिट कार्ड का नंबर दे के रखेंगे और एजेंटिक एआई को आप ऑथराइज करके रखेंगे कि मेरे क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे तुम शॉपिंग कर सकते हो। अब आपके क्रेडिट कार्ड में अगर अंडे के ट्रे में 10 अंडा रखा हुआ है और वो घटते घटते 3 पे पहुंचा, तो आपको ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, आपका फ्रिज अमेजोन को ऑर्डर कर देगा, अगले दिन आपके दरवाजे पे अंडा पड़ा होगा, क्योंकि आपके फ्रिज को पता है कि आपके पास 3 ही अंडे बचे। तो ये चीजें बहुत जल्दी बदल रही हैं, बदलेंगी। हम इसको चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हम इन चीजों को समझें कि एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, जो चैट जीपीटी है, वो काम कैसे कर सकता है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं जो हम अपने अध्यापन में यूज कर सकते हैं, एजेंटिक एआई क्या करता है। और ये ऐसी चीज है जो आप हिंदी में सरल भाषा में चीजें उपलब्ध हैं। आप और अच्छा, आप चैट जीपीटी से मैं निबंध कैसे लिखवाऊं, ये मॉडल बता सकते हैं क्या हमें? हाँ, वो कर सकते हैं। एक कोई निबंध आप हमें बाकायदा उसकी रूपरेखा और उसके साथ 1 मिनट में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि समय हमारा पूरा हो रहा है। हाँ, फिर हमें दूसरे विषय की तरफ जाना है, वो जो कैसे कविता वाला है। तो एक विषय बताइए। या हम कहें कोई कहानी लिखवाई है या कोई जी विषय आप बताएं साहब, जो आपके विषय होते हैं। हाँ, अभी 5 मिनट। हाँ, एक कहानी लिखें। ये इधर कनेक्ट नहीं है। वो लूज हो गया शायद। ये टेक्नोलॉजी है हमारी। ना वहीं से होता है वो शायद। हाँ जी, हाँ, जिसमें गांधी और गोडसे दोस्त हों।
मुझे कुछ नहीं करना है। ये लीजिए। ब्रांड न्यू कहानी आपसे लीजिए, गांधी जी और गोडसे की दोस्ती की कहानी लिख रहा हूँ। और वो लंबी चौड़ी कहानी आपको उसे आप बता सकते हैं कितने कितने शब्द लिखने हैं? आप कुछ भी करवा सकते हैं जी। और वो करके देगा। वो सारी चीजें देखिए कि पूरी की पूरी उसने पात्र बना लिए, उसने संवाद लिख लिए, उसने सब कुछ कर दिया। सर क्वेश्चन बनाना है तो एक चैप्टर का फोटो नहीं करके भी आप उस चैप्टर की फोटो खींच के अपलोड कीजिए और उसको बोलिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे 10 सवाल दे दीजिए। कैसे, कितने शब्दों के उत्तर वाले? आप वो कर सकते हैं। हाँ, आंसर क्या देंगे? आंसर भी बता देगा वो। वो आंसर भी बता देगा। आप जो आंसर है उसके फोटो खींच के वो अपलोड कर दीजिए तो आपको बता देगा सही है या गलत। नहीं, वो कह रहे हैं कि मानक उत्तर, स्टैंडर्ड उत्तर जो है। मानक उत्तर भी बता देगा। आप अगर मैं उसको कहूँ शायद ये अच्छा, जैसे यही टेक्स्ट है, मान लीजिए इसी पे बनवाइए आप उससे प्रश्न, 5 प्रश्न जो कहानी बनाई। अच्छा, अरुण कमल की कविता की कुछ स्पेलिंग गलत होगी। हाँ, कविता खुशबू रचते हाथ का सारांश लिखें या बताएं। आप लोगों के सिलेबस में कोई कविता है उसका नाम बताइए ना। अरुण कमल आपके यहाँ नहीं है, वो सेंट्रल में है, असल में सीबीएसई में है वो। हाँ, भारत महिमा। इंटरनेट किसकी है? भारत महिमा नहीं नहीं, कोई नहीं, आप अपने आपके सिलेबस में जो कविता है या कहानी को। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कविता? हाँ, अच्छा, वो जो है हाँ, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, भारत महिमा। हाँ हाँ, इसके बारे में बताइए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगह हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, वगैरह वगैरह वगैरह। ये लीजिए, आ गया। मैंने तो उसको कुछ नहीं बताया, इसने पूरी आपको बता दी कि ये आपका उसका सारा। तो ये पढ़ाने में हमें बहुत हेल्पफुल है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहें उसको आप यहाँ पे ले आके एक बार समझ लें। अगर मैं इसको कहूँ नहीं, इसकी कॉग्निशन को लेकर के प्रश्न कैसे बनेंगे? चैट जीपीटी समझा दीजिए भाई, वो कहाँ से डाउनलोड करना है? इस कविता, अरे करंट गया। सुझाएं। ये लीजिए, ये लीजिए। वर्कशीट या मौखिक चर्चा भी कर सकते हैं, वो आपको खुद सुझाव देगा। लीजिए, आप जो कह रही थी बताएं जवाब, प्रश्न और उत्तर। पहले मैंने सिर्फ प्रश्न पूछा था तो उसने प्रश्न बता दिया। अब मैंने कहा तो तुमने प्रश्न पूछे थे, करंट चला गया। अब अपनी बात कर लें। उसका आंसर भी बताओ तो उसने माना आंसर भी बता दिया। जी, जी, कसं करायचं दाखवा। chatgpt.com चैट जीपीटी। कुछ डाउनलोड ऐप डाउनलोड 6 महीने से यूज करती हूँ। हाँ। मेरे स्कूल में मैं 6 महीने से यूज करती हूँ। ये अपने शैक्षणिक साहित्य में बताया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम आ सकता है। तो आप इससे इमेज जनरेट कर सकते हैं, आप इससे सवाल बना सकते हैं, आप इससे जी ऐप भी है। अगर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, ChatGPT सर्च करेंगे तो ऐप भी है, आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन में। अगर आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना तो आप सीधा ब्राउजर में जाकर chatgpt.com में खोल सकते। हाँ, आपको खुल जाएगा एक ब्राउजर, ये जो अच्छा दिख नहीं रहा, तो जो भी है, जैसे मैं सवाल टाइप कर रहा था वैसे टाइप कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, वो जवाब मिलेगा। आंसर फोटो खींच के बच्चों ने जो भी लिखा है उसका फोटो खींच के वहां पे अटैच का बटन है, अटैच कर दीजिए और फिर पूछिए, स्कैन करके इवैल्यूएट करिए।
वो इवैल्यूएट करके आपको बता देगा कि उसमें ठीक है या नहीं। तो आपके लिए काम बहुत आसान है पढ़ाने, आप बस इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना सीख जाइए तो फिर आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब हमारा आउटपुट बढ़ सकता है। एक नुकसान भी है सर, छात्र भी इसका उपयोग कर रहे हैं। हाँ, तो आप इसके फिर वो भी तरीका है कि नहीं आप वो भी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे आप उनके आंसर को स्कैन करके पूछ सकते हैं कि ये AI जनरेटेड है या बच्चों ने लिखा है। वो आपको वो भी बता देगा कि AI जनरेटेड है, बच्चे ने कुछ नहीं लिखा। तो बच्चों के लिए है तो आपके लिए भी है ना। इस पे इस ऐप के विरुद्ध में DNA में जानकारी बताई हुई है कि ये कितना सुरक्षित है और कितना। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन पहली बार लोगों ने बंदूक बनाई थी वो किसी का खून करने के लिए तो नहीं बनाई थी। वो बंदूक जिसने भी बनाई थी उसने आत्मरक्षा के लिए बनाई थी। अब आप उठा के किसी को गोली मार दें तो मर्डर तो हो ही सकता है। तो ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके दुष्परिणाम न हो सकते। तो ये मैं यहाँ खड़े होकर नहीं कह सकता कि AI का कोई दुष्परिणाम नहीं है और बिल्कुल ये सेफ है। भविष्य में इसके दुष्परिणाम होंगे, नौकरियां जाएंगी, जा रही हैं, हर दिन ले ऑफ हो रहा है। लेकिन अगर आपने वो ट्रांजिशन कर लिया, अगर आपने वो नॉन AI से आप AI प्रोफेशनल बन गए हैं तो आप अभी भी रिलेवेंट हैं, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप ये गई है कोई और मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मुझे कंप्यूटर नहीं आती, मैं टाइपराइटर, मैं बहुत बढ़िया टाइपराइटर हूँ, मुझे नौकरी दे दो, तो आज के डेट में आपको टाइपराइटर की नौकरी तो कोई नहीं देगा। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि शिक्षण में भी आप लोग अगर AI फॉलो कर लेते हैं, अगर आप लोग ये ट्रांजिशन कर लेते हैं तो आपकी ये नौकरी जाएगी, कोई और नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मुझे ट्रांजिशन ही नहीं करना, मुझे AI कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो किताब में लिखा है वही जयशंकर प्रसाद पढ़ाने, तब जिस दिन ये नौकरी जाएगी उस दिन अगली नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगली जो भी स्कूल वाले पढ़ा रहे होंगे वो सब AI पढ़ा रहे होंगे। तो जो अगली नौकरी मिलेगी उसमें आपको कितना आता है उसकी नॉलेज जरूरी नहीं रह जाएगी। आप यूज करके इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया ना कि अभी आपको ना पढ़ाना है, ना सवाल बनाने हैं, ना इवैल्यूएट करना है, आपको कुछ नहीं करना। तो फिर आपको आता है इससे मुझे क्या मतलब? आपको ये यूज करना आना चाहिए। अगर आपको वो यूज करना आता है तो फिर आप बेस्ट टीचर हैं, वरना तो फिर आप कहिए कि मुझे सब आता है, आपकी कोई नहीं सुनेगा। छात्रों को जवाब खुदेगा मगर समझाएगा नहीं, समझाने के वो लिए आपको समझाना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन आप वहाँ अध्यापक तो रेलिवेंट रहेगा, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सारी नौकरी चली जाएगी, सब नहीं जाएगी, खान सर फिर भी रहेंगे, राइट? लेकिन हमको खान सर बनना पड़ेगा ना। तो चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। चाय ठंडी हो रही है आप लोगों की। अच्छा वो बात भी तो कैसे कविता। अरे हाँ, एक मुझे 2 मिनट और दे दीजिए बात करने के लिए। हाँ, कि उस दिन जो सर ने बोला है आपको, आप में से बहुत लोगों ने शायद YouTube चैनल पे मनोज बाजपेयी को सुना होगा रश्मि रथी पढ़ते हुए, या और भी कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनको आपने देखा होगा। वो सब हमारे हिंदी कविता YouTube चैनल पे हैं। शहर के लेवल पे हम लोग कैसे कविता, उसी का एक ब्रांच है जिसकी हम लोग इवेंट करते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिससे कनेक्टेड हैं। इसमें हम लोग अपनी रचनाएं नहीं पढ़ते, हम लोग साहित्यिक जैसे जयशंकर प्रसाद हैं, कभी उन पे कर लिया। तो जितने लोग आते हैं सब लोग जयशंकर प्रसाद की ही रचना पढ़ते हैं और सब लोग उनके बारे में ही चर्चा करते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि उस सत्र के बाद सब लोग एटलीस्ट जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं और उनकी रचनाएं सुनते हैं। तो इस बार आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात यह है कि हमारा वार्षिकोत्सव है, तो पूरे एक दिन का ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो उद्घाटन सत्र है ये तारीख 13 तारीख, अगले संडे को है, वो तो सर ने बताया ही था। मानू के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर सैयद जैनुल हसन साहब, जिन्हें इस बार 2025 में पद्मश्री मिला है। तो वो इस बार के पद्मश्री ग्रहीता सम्मानित है और वो हमारे प्रोग्राम का वहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे और इनॉग्रल वक्तव्य देंगे। एक और वक्तव्य के लिए हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं अरुण कमल, जिनकी कविताएं सिलेबस में CBSE में 9th में 10th में पढ़ाई जाती हैं। आपके इधर मुझे पता नहीं सिलेबस में है या नहीं है। तो अरुण कमल वहाँ पे कविता की जरूरत इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे कि कविता की जरूरत क्यों है, क्यों हमें कविता पढ़नी चाहिए। तो अरुण कमल उसके लिए बात करने के और उनसे बातचीत करने का मौका रहेगा, उनसे बातचीत करने का, उनसे संवाद करने का मौका मिलेगा। जी।
लखनऊ के बहुत बड़े शायर हैं अभिषेक शुक्ला, जिनको आपने दुबई से लेकर यूएस तक के कई मुशायरों में, कई वीडियो में सुना होगा। तो अभिषेक शुक्ला वहाँ रहेंगे। वो जबान उसकी है जो जबान से मोहब्बत है, इस विषय पे वो अपना व्याख्यान देंगे और उस व्याख्यान को सुना जा सकता है। मोहम्मद नसीमुद्दीन फरीश ये बात करेंगे दक्षिणी साहित्य का सफरनामा, दक्षिणी साहित्य का प्रोग्रेशन कैसे हुआ है उस पे इनका एक संबोधन है। बहुत वरिष्ठ कवि हैं नरेन राय नरेन, वो वहाँ पे दक्षिणी कविताएं अपनी सुनाएंगे ताकि लोगों को पता लगे कि दक्षिणी कविता होती क्या है। तो इसका आप वहाँ पे सुन सकेंगे। 2 लघु नाटक वहाँ पे किए जा रहे हैं, छोटे छोटे 15 मिनट के, एक कैफी आजमी पे और दूसरा नाटक जो है वो है बिड़ाला पे। ये 2 नाटक उस दिन वहाँ पे मंचन किए जाएंगे, छोटे छोटे लघु नाटक। शाम में आप में से अगर कोई सारेगामापा देखता हो टीवी पे, तो आपने देविका को, ज्योति को, इन लोगों को देखा होगा। ये सब वहाँ के कंटेस्टेंट हैं, सारेगामापा पे आ चुके हैं। तो ये लोग उस दिन शाम में गजल की परफॉर्मेंस देंगे और गीत और गजल दोनों वहाँ पे ये लोग परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे एक हमारा एक मीडिया बूथ है जहाँ पे आप अपनी प्रिय कविता पढ़ सकते हैं और हम उसको रिकॉर्ड करके रिलीज करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद, अगर ये मेरी कविता मुझे पसंद है तो आप वहाँ जाके उस कविता को पढ़िए अपने नाम, अपने डिटेल के साथ, और हम उसको रिकॉर्ड करके अपने यहाँ रिलीज करेंगे। तो वो आप कर सकते हैं हमारे मीडिया बूथ पे। एक हमारा बूथ है जहाँ से आप साहित्यिक किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में ले सकते हैं। वहाँ पे सारी कैटेगरीज अलग अलग होंगी कि ये कविता की किताबें हैं, ये कहानी की है, ये उपन्यास है। आपको जो भी अच्छा लगे आप वहाँ से उठा के फ्री में ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो फ्री। एक हमारा सत्र है जहाँ पे जो लेखक हैं, अरुण कमल हैं, अभिषेक शुक्ला हैं, ऋषभ सर हैं, इनकी किताबें वहाँ होंगी। अगर आप वो किताबें खरीदना चाहते हैं तो वो किताबें सेल के लिए आप खरीद के उनके दस्तखत लेके उनके साथ फोटो लेना चाहें, संवाद करना चाहें तो ये की जा सकती हैं। और एक और सत्र है जहाँ पे छिंदवाड़ा के बहुत बड़े चित्रकार हैं रोहित रुशिया, वो कविता के साथ पेंटिंग करते हैं, तो उनकी पोस्टर्स वहाँ उपलब्ध होंगी जिनको वहाँ पे प्रिंट करके आप अपने साथ ले जा सकते हैं पोस्टर्स को। तो ये सारा पूरा जो प्रोग्राम है वो सुबह से लेके शाम तक का प्रोग्राम है। वहाँ पे लंच, चाय, शाम में नाश्ता, वो सबका पूरा इंतजाम है। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, बस आपको वहाँ आना है, पूरे दिन एंजॉय करना है। बैक टू बैक प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आई होप आप सब लोगों को बहुत मजा आएगा। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। हाँ, एक बस ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। मैं वो डिटेल आपको भेज देता हूँ पोस्टर में। ये जो आप देख रहे हैं, बस आप इसको स्कैन करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और ऐसे में सजग जी आपको भेजा गया है क्या ये? तो इनके ग्रुप पर आप उसे शेयर कर दें। हाँ, या कर दिया? कर दे। और नहीं है तो फिर मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री है, पूरा इवेंट फ्री है, कहीं कुछ पेमेंट नहीं करना है। तो बस आप आइए, एंजॉय कीजिए, यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से। आई होप आप लोगों से फिर संडे मुलाकात होगी। तो अब हम लोग चाय पी लें, नहीं तो फिर ठंडी चाय के लिए भी मुझे गाली पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, लोगों ने सुना। और कोई भी सवाल आपके हो तो फिर तो हम लोग यहाँ से ही चाय पी रहे हैं, बात कर सकते हैं।